नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इजराइल और हमास यानी फ़िलिस्तीन के बीच चल रही जंग के बारे में और उसके इतिहास के बारे में समझेंगे कि आखिर इस जंग के पीछे वजह क्या है और क्यों इतने दिनों से ये जंग चल रही है। हमास को जिस तरीके से आतंकवादी कहा जा रहा है या इजराइल को बर्बर कहा जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बात है 7 अक्टूबर की। इजराइल के लिए असामान्य दिन था। सुबह के समय गाजा पट्टी से हमास द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे गए और उनके सैकड़ों इन स्थानों पर सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए इजराइल में घुस गए। उन्होंने सीमा के निकट बसे इजराइल नागरिकों पर धुआंधार अंधाधुंध गोली बरसाई और 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। रॉकेटों की बौछार इतनी तीव्र थी कि इनमें से कुछ रॉकेट प्रसिद्ध आयरन डोम को भेदने में सफल रहे और यरूशलेम जैसे अंदरूनी हिस्से तक इसके दायरे में आ गए। ऐतिहासिक दृष्टि से 7 अक्टूबर की सुबह को हर दृष्टि से विफलता के रूप में दर्ज किया जाएगा। इससे सुरक्षा की यह इजरायली अवधारणा ध्वस्त हो गई कि फिलिस्तीन समूह ऐसा युद्ध नहीं छेड़ेगा जिससे कि वो जीत न सके। अब आपको इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का इतिहास बताते हैं। ये आपको हमने थोड़ा सा बताया कि 7 अक्टूबर को हुआ क्या था। अब उसका इतिहास थोड़ा सा समझ लें। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ से देखी जा सकती है। जब इनका संघर्ष शुरू हुआ, फिलिस्तीन में यहूदी अप्रवासन की वृद्धि हुई, जिससे यहूदी आगंतुकों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। ये 19वीं सदी के अंत की बात है और 20वीं सदी के शुरू के बीच में ये चीज़ें आने लगी थी। वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा यानी बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी की थी, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह यानी नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया था। ये समर्थन व्यक्त किया गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था, जो फिलिस्तीनियों को 2 अलग अलग यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करता है, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन अरब नेताओं ने इसको नहीं माना था, जिससे हिंसा भड़क उठी थी। 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे पड़ोसी राज्य अरब के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया। इस संघर्ष में के परिणाम स्वरूप हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, जिससे भविष्य के तनाव की नींव रख दी। अब आरंभिक संबंध में ही हमास का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि इजराइल हमास संघर्ष के वर्तमान स्वरूप के बीच 1980 के दशक के उत्तरार्ध में स्टार्टिंग में देखा जा सकता है, जब पहला इत्तेफादा यानी फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क उठा था। इसी अवधि में एक इस्लामी संगठन हमास का उदय हुआ। इसने जल्द ही इजरायली कब्जे और फिलिस्तीन राजनीतिक गुट फतह के विरुद्ध एक विरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता हासिल कर ली थी। इजराइल ने अरब में तो फतह के लिए एक प्रतिसंतुलनकारी
शक्ति के रूप में हमास के अस्तित्व को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे जैसे हमास का प्रभाव बढ़ता गया, इजराइल के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता चला गया। इसके बाद इनका एक समझौता और हुआ, ओस्लो समझौता कहलाता है। 1990 के दशक के आरंभ में ओस्लो समझौते से फिलिस्तीन प्राधिकरण यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी PA की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों से इजराइल की आंशिक वापसी देखने को मिली। हालांकि आगे यह शांति प्रक्रिया रुक गई, जिससे निराशा और हिंसा का प्रसार हुआ तथा इसकी परिणति दूसरे इत्तेफादा यानी 2000 से 2005 के रूप में हुई। इस अवधि के दौरान हमास ने इजरायली नागरिकों के विरुद्ध आत्मघाती बमबारी और रॉकेट हमले तेज कर दिए, यानी हमास ने अटैक शुरू कर दिया इजरायलियों के खिलाफ। गाजा पर कब्जा और नाकेबंदी 2006 में फिलिस्तीनी विधायी चुनाव में हमास की जीत हुई, जिससे फतह के प्रभुत्व वाले PA के साथ तनाव बढ़ गया। 2007 में हमास ने बलपूर्वक गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि वेस्ट बैंक पर फतह का नियंत्रण बना रहा। इजराइल ने हथियारों की तस्करी और हमले को रोकने के लिए गाजा की नाकेबंदी कर रखी है, जिससे गाजा के नागरिकों के लिए मानवीय चिंताओं और आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दे दिया। ये एक बुनियाद तैयार हो रही है, आप ये समझ लें। बारंबार संघर्ष और युद्ध विराम होता चला आया, जिसमें कि इजराइल और हमास के बीच बार बार गंभीर झड़पें की स्थिति बनी, जिससे ऑपरेशन कास्ट लीड 2008-9 में, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012 में और ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014 शामिल है। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। यरूशलेम में इजराइल नीति, जिसमें शेख जर्राह से फिलिस्तीनी परिवारों की योजनाबद्ध बेदखली और अल अक्सा मस्जिद परिसर तक पहुंचने को प्रतिबंधित करना शामिल था, ने वर्ष 2021 में तनाव को और बढ़ा दिया। हमास ने यरूशलेम और अन्य इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए। इन कार्रवाई में 250 से अधिक फिलिस्तीनी और 12 इजरायली मारे गए। अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के समर्थन से मिस्र द्वारा दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कराया गया। आज की ये तो इनकी पुरानी स्थिति हो गई, जो आपको हमने बता दिया। आज की जो स्थिति है, वर्तमान में जारी इजराइल हमास संघर्ष भूमि संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जारी और जटिल विवाद का ही एक अंग है। इस संघर्ष का आरंभ 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जब हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इजरायली क्षेत्रों पर हजारों रॉकेट दागे गए और उनके सशस्त्र इजराइल की सीमा में घुस गए। उनके लोग, सशस्त्र लोग जिनके साथ में हथियार भी थे, वो इजराइल की सीमा में घुस गए। इजराइल ने गाजा पर भारी हवाई हमलों के साथ जवाब दिया और एक संभावित जमीन आक्रमण के लिए अपनी सैनिकों की लामबंदी की। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों से सैकड़ों लोग हताहत हुए और गाजा में व्यापक तबाही देखी जा रही है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के जो मुख्य स्थान हैं, जो प्रमुख स्थल हैं, उसको समझ लीजिए, जिसमें पहला आता है मस्जिद अल अक्सा। यह इस्लामी आस्था के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिन्हें मुस्लिम हरम अल शरीफ
और यहूदी टेम्पल माउंट के रूप में चिन्हित करते हैं। यह स्थल यरूशलेम के पुराने शहर का अंग है जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों तीनों के लिए ही पवित्र है। दूसरा जो प्रमुख स्थल है वो है शेख जर्राह। शेख जर्राह पूर्वी यरूशलेम के पुराने शहर के उत्तरी पड़ोस में स्थित है। वर्ष 1948 में जब ऐतिहासिक फलस्तीनी भूभाग में इजराइल राज्य की स्थापना की गई तो लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। उन फिलिस्तीनी परिवार में से 28 परिवार पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में जाकर बस गए थे। उसके बाद जो अगला स्थल बनता है वो है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक एक स्थल रुद्धक क्षेत्र है, यानी वो प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें पश्चिम मृत सागर का एक बड़ा भाग भी शामिल है। डेड सी की बात हो रही है यहाँ पे। अरब इजराइल युद्ध 1948 के बाद इस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने इसे वापस छीन लिया और तब से इस पर नियंत्रण रखता है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसके बाद जो अगला हिस्सा आता है वो है गाजा पट्टी का। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। इजराइल ने वर्ष 1967 के बाद इस पट्टी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ओस्लो शांति प्रक्रिया के दौरान गाजा शहर और उसके अधिकांश भूभाग के दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण छोड़ दिया था। 2005 में इजराइल ने एक तरफा तरीके से इस भूभाग से यहूदी बस्तियों को हटा दिया। हालांकि इनसे यहां तक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को नियंत्रित करना जारी रखा। उसके बाद है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे इजराइल ने 1967 के युद्ध। अब आपको हम बताते हैं दोनों देशों की मांग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इजराइल की जो डिमांड है, इजराइल एक राज्य के रूप में अपनी यहूदी पहचान और सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है, साथ ही अधिकृत क्षेत्रों पर अपनी वसावट और नियंत्रण का विस्तार भी करना चाहता है। उसका अगला जो मुद्दा है वो ये है कि इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन उसके अस्तित्व के अधिकार को चिन्हित करे और हिंसा का त्याग करे। और तीसरा मुद्दा है कि इजराइल यरूशलेम को अपनी अविभाजित राजधानी और उसके पवित्र स्थल तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता भी है। और इसके साथ में ही फिलिस्तीन की डिमांड ये है कि फिलिस्तीन वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है, जिस पर वर्ष 1967 से इजराइल का कब्जा है। दूसरी उसकी जो मुख्य मांग है कि फिलिस्तीन चाहता है कि इजरायली अपना सैन्य कब्जा एवं नाकाबंदी खत्म करे और बस्तियां खाली कर दे। और तीसरा उसका ये है कि फिलिस्तीन चाहता है कि यरूशलेम उसकी राजधानी बने और उसके पवित्र स्थलों तक उसकी पहुंच हो। ये 3 मुख्य मुद्दे उसके हैं जो वो चाहता है। अब बात ये आती है कि अभी जो रिसेंटली जो अभी हम लोगों ने जिस तरह से देखा दोनों देशों के बीच में, दोनों लोगों के बीच में, यानी हमास ने आक्रमण जो किया उनके ऊपर अचानक से, तो उसके पीछे कुछ वजह है, कुछ चीज़ें हैं जो कि इस पर भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। तो उसमें हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि पिछले काफ़ी दिनों से ये देखने को हम लोगों को मिल रहा है कि इजरायली सेना के द्वारा फिलिस्तीनियों के ऊपर बर्बरता का
बराबर जो व्यवहार चला आ रहा है, जिस तरह से वो करते आ रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय रहा है। लेकिन उस पर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया और ना ही किसी ने उसमें इंटरफेरेंस किया। किसी भी देश के साथ जब कोई बर्बरता करता है तो उसकी सहन शक्ति की एक सीमा होती है, और वो सीमा, जैसा कि हमें महसूस होता है कि वो सीमा का बांध लांघ गया और स्थिति अब ये बनी कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, इन लोगों का समाधान एक ही तरह का हो सकता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन बने, जिसमें जितना क्षेत्र इजराइल को दिया गया था वो अपने क्षेत्र में अपने आप को पहुंचे, और जो क्षेत्र फिलिस्तीन को दिया गया था वो फिलिस्तीन के पास पहुंच जाए, और उनके क्षेत्र को वो खाली कर दें और उनके क्षेत्र को वो खाली कर दें। यही जो है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जितनी भी महाशक्तियां हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया है, उनको चाहिए कि उनके साथ बैठ करके इन सारी चीज़ों को हल कराए, क्योंकि संघर्ष करते रहना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता और समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता। बाकी समाधान के मामले में अगर आप देखते हैं तो ये दृष्टि IAS के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जो उन्होंने समाधान के बारे में जैसा कि सुझाया है अपने वेबसाइट पे। तो उन्होंने ये बात बताई है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का एकमात्र संभावित समाधान है। ऐसे अन्य विकल्प भी हैं जिन्हें विभिन्न समूहों या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित या समर्थित किया गया, जैसे 1 स्टेट सॉल्यूशन। यह दृष्टिकोण एक एकल द्विराष्ट्रीय राज्य की कल्पना करता है। यहाँ इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों को समान अधिकार एवं प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इस समाधान में यह चुनौती मौजूद है कि दोनों समुदायों की चिंताओं को दूर किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पक्ष अधिकारहीन महसूस ना करे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों के अधिकारों की जो है रक्षा होनी चाहिए। जो जिनके अधिकार हैं वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। युद्ध किसी भी मामले का समाधान नहीं हो सकता कभी भी, और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत का जो सोचना हमेशा रहा है, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच रही है या फिर इंदिरा जी की, नेहरू जी की सोच रही है इस मामले में, तो उन्होंने हमेशा एक बात कही है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, अतिक्रमण करता जा रहा है, तो सभी की सोच यही रही है कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण जो कर रहे हैं उनको उस जगह से हटाना चाहिए, यानी जो अतिक्रमण कर रहा है उसे वो जगह खाली कर देनी चाहिए। लेकिन आज के समय में हमारे देश के विदेश मंत्री जी का भी बयान आया है कि जो जगह जिसकी है वो उसको मिलनी चाहिए और किसी का भी अतिक्रमण नहीं हो जाता। मैं एक उसका सार बता रहा हूँ। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि हम इजराइल के साथ हैं, जैसा कि उनका ट्वीट के माध्यम से हम लोगों को मिला था, बयान देखने को मिला था, और उस पर काफ़ी ट्वीट मिले, वी सपोर्ट इजराइल। तो हम लोगों का तो मुख्य मकसद ये है कि हमें किसी देश में जो दूसरे देश के लोग हैं उनके आंतरिक मामलों में हमें नहीं घुसना है, लेकिन जहाँ पर हेल्प करने का मामला हो तो वहाँ हमें आगे आना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी इस अंदाज में कि किसी का भी हक नहीं मरना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की
जानकारी आप लोगों के लिए कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष क्या है और क्यों है, और जिसका मुख्य सार यही है कि इजराइल को जितनी जगह दी गई थी उन्होंने अपनी जगह को छोड़ करके फ़िलिस्तीन की को जो जगह दी गई थी उस जगह पे उन्होंने धीरे धीरे करके अतिक्रमण किया, और उसका असर ये हुआ कि हमास ने इस तरह का हमला किया